इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो कविता है ये तमाम इन मूल्यों को दरकिनार करती है और बल्कि इन व्यापक मूल्यों से, जनवादी मूल्यों से, लोकतांत्रिक मूल्यों से टकराती है। इस कविता में जो मेरी है वो बहुत सीमित है कि मेरी कौन है, जिसकी पुण्य भूमि वो है जहाँ राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए। यानी कि जो मेरापन है राष्ट्र के साथ, उसको आप परिभाषित कर रहे हैं पुण्य भूमि के संदर्भ में। कक्षा में अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी सेक्रेट लैंड भारत के बाहर है, जैसे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ईसाईयत को मानने वाले हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, अन्य धर्म भी हो सकते हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो ये मेरी उनके साथ कैसे बात करेगी? सवाल ये है, क्योंकि कक्षा के अंदर ही बच्चे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी जो पुण्य भूमि है वह भारत नहीं है, तो तुम्हारा जुड़ाव भारत के साथ संदिग्ध है। जिन प्रतीकों की बात आपने कही है उसमें तो जो पुण्य भूमि वाला ख्याल है वो ज्यादा उभरा हुआ है और जन्मभूमि वाला ख्याल जो है वो कमजोर है। अगर आप इस कविता और 7वीं कक्षा के सोशल साइंस के इस पाठ को एक साथ पढ़ें तो शक जरूर होता है कि यह एक व्यापक संगठित सोच का परिणाम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी पगडंडी पर। आज जो चर्चा का विषय है वह है NCERT की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 हिंदी की किताब। ये किताब आई है, आप लोगों को ध्यान होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके बाद उसी के आधार पर बनी पाठ्यचर्या 2023 यानी 2023 की पाठ्यचर्या पर आधारित यह किताब है। किताब हिंदी की मल्हार सीरीज से है और क्लास 6 की है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत का अनुभव लगभग 3 दशक से ऊपर का है और केवल शिक्षण का अनुभव नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में, बल्कि विभिन्न स्तरों पर ये किताबों से, करिकुलम से और पाठ्यपुस्तकों से जुड़े हुए रहे हैं। इनका शोध भी भाषा के शिक्षण शास्त्र पर, उसके दर्शन पर, उसके सामाजिक दर्शन पर है। बहुत सारे लेख, शोध लेख, आलेख और टिप्पणियां इनकी प्रकाशित हैं और ये एक गंभीर विमर्श चलाते हैं अपने जरूरी सवाल YouTube चैनल पर। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो मल्हार किताब आई है क्लास 6 पर आज केंद्रित करेंगे अपनी बातचीत को। और जैसा कि जिक्र किया मैंने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उस पर आधारित पाठ्यचर्या 2023 की आधार पर यह किताब आई है जिसको मल्हार नाम दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर 2005 के बाद ये किताब आई है और इस बीच में काफी समय हुआ और करिकुलम भी एक है और एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है, तो क्या परिवर्तन देखते हैं? अगर हम ये किताब शुरू करें, खोलें क्लास 6 में, तो हम क्या परिवर्तन देखते हैं कि ये किताब क्या नई चीज, नया सोच, नया परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक, या कि बाल मन पर कैसा असर डालने वाला, भारत के नागरिक को कैसा बनाने वाला है? मैं इस सवाल को और स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन आप, उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा आप बहुत तरीके से करते रहे हैं, इस सवाल को स्पेसिफिक बनाने के लिए मैं नीति से ही कुछ उदाहरण दूंगा कि उसके आलोक में आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में और पाठ्यचर्या के आलोक में उसमें क्या दिया गया है और उसके आधार पर आप पाठ्यपुस्तक को कैसे देखते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें मूलभूत सिद्धांत कुछ दिए हुए हैं शिक्षा के, और वो लगभग 22 मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें 8वां सिद्धांत है नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, जिसमें वो कहता है कि मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना
सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेवारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, ये मूल्य चाहता है। ये 8वां सिद्धांत है। और वैसे ही अगर हम जाएं 14वें सिद्धांत में, तो शीर्षक है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। और अगर दूसरा जाएं 20वें पर, तो भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। मैं इसके आलोक में चाह रहा हूं कि आप जो शुरुआती चैप्टर है वहीं से शुरू करें, मल्हार का जो कविता है मातृभूमि। इसी के कंटिन्यूएशन में सवाल को और स्पेसिफिक करने के लिए मैं ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 है उससे भी कुछ कोट करता हूं, ताकि सवाल का संदर्भ बहुत साफ सा रहे। क्योंकि जो पदानुक्रम है वो पदानुक्रम में नीति, और नीति के बाद पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के बाद सिलेबस और पाठ्यपुस्तक। माना जाता है कि अपेक्षा की जाती है कि उसकी तार्किक अन्विति रहे, उसमें तार्किक निरंतरता रहे। तो इसमें भी जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं फाउंडेशनल नॉलेज के संदर्भ में, वो ये कहता है कि डेमोक्रेटिकल मूल्य होना चाहिए और सब में समानता का, जैसे कि इसने दिया है एम्स ऑफ एजुकेशन इन दिस एनसीएफ, उसमें दिया है कि डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें ये लाइन है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बट इट इज ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। मतलब कि जुड़ी हुई, एसोसिएटेड लिविंग, सेंस ऑफ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, मतलब कि एक साझी जिंदगी जीने की बात कर रहा है, जुड़ी हुई और साझी, और एक दूसरे से के सहयोग से बढ़ी हुई। तो इसके आलोक में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संदर्भ लिया और जो एनसीएफ का संदर्भ लिया, इसके संदर्भ में मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि अगर मैं इस किताब को खोलूं तो पहला जो चैप्टर है वह मातृभूमि है। हालांकि उसके पहले भी एक पढ़ने के लिए संदर्भ है, तमिल से संभवतः उसका अनुवाद है, लेकिन वो फॉर्मल चैप्टर नहीं है, क्योंकि चैप्टर का जो अंक पड़ा है चैप्टर 1 वह मातृभूमि है। तो मैं आपके इसी संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, नीति करिकुलम में जो मूल्य गहरे रूप से इंस्क्राइब्ड हैं, गहरे रूप से धसे हुए हैं, उसके आलोक में मैं इस चैप्टर पर, आपका शुरुआती चैप्टर है चूंकि, और वो टोन सेट करता है, और एक प्रसिद्ध कवि का है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता, तो इसलिए मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि वो पूरे पाठ का एक तरह से शुभारंभ है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया है अपनी पगडंडी पर बातचीत के लिए। ये जो मुद्दा आपने उठाया है और आज चर्चा के लिए जिस विषय पर हम आज मिल रहे हैं, वो बहुत गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि ये जो कक्षा 6 है उसमें जो किशोर वय के बच्चे हैं वो अभी पहले पायदान पर आए हैं, और पहले पायदान पर जब वो आ रहे हैं कक्षा 6 में, और उनके हाथ में जो पहला ही अध्याय लग रहा है इस कविता के रूप में, जो कविता का शीर्षक है मातृभूमि, इसमें और जो मूल्य अभी आपने गिनाए, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी ताजा बना है, उसमें जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई है, जिन समावेशी मूल्यों की बात की गई है, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की गई है, और जिसमें एक साझी समझ, साझी संस्कृति की बात की गई है, जिसमें बात की गई है समता की, जिसमें बात की गई है कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत बख्शें, और जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है, बंधुत्व का आइडिया है, अगर हम इनको ध्यान में रखें तो ये जो पहली कविता है मातृभूमि, मेरी रीडिंग में ये कविता जो है इन सभी मूल्यों को दरकिनार करती है। मैं बहुत इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो कविता है ये तमाम इन मूल्यों को दरकिनार करती है, और बल्कि इन व्यापक मूल्यों से, जनवादी मूल्यों से, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो है टकराती है। वो इसलिए कि ये जो कविता है इसमें जिस तरह के बिंब बांधे गए हैं, जो रूपक लिए गए हैं, और जिसके आधार पर ये बता रहे हैं कि जो भारत है
वो किसका है, उसका जुड़ाव किससे हो रहा है। जब इसमें ये कहते हैं कि वह मेरी पुण्य भूमि, ये कविता जब विद्यार्थियों से पढ़वाई जाएगी और वो पढ़ेंगे कि मेरी पुण्य भूमि, तो सवाल ये है कि ये मेरी कौन है। तो इस कविता में जो मेरी है वो बहुत सीमित है ना। वो सीमित इसलिए है कि इस जो मेरी है उसको जो पुण्य भूमि है उसके संदर्भ में परिभाषित किया है कि मेरी कौन है, जिसकी पुण्य भूमि वो है जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, है ना, वो पुण्य भूमि है। यानी कि जो मेरापन है राष्ट्र के साथ, उसको आप परिभाषित कर रहे हैं पुण्य भूमि के संदर्भ में, जो सेक्रेट लैंड है उसके संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि कक्षा में अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी सेक्रेट लैंड भारत के बाहर है, जैसे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो ईसाईयत को मानने वाले हैं, जो यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, और ऐसे अन्य धर्म भी हो सकते हैं, ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते, तो ये मेरी उनके साथ कैसे बात करेगी, सवाल ये है। तो वो लोग जो है इस कविता के हिसाब से उस मेरी की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं, जिसके साथ वो भारत का जुड़ाव बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कविता की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है वो यह है कि ये भारत भूमि के साथ जुड़ाव के लिए दो पैराडाइम ले रही है। एक पैराडाइम है कि वह मेरी मातृभूमि होनी चाहिए, जन्मभूमि होनी चाहिए, और दूसरा पैराडाइम है कि वह मेरी पुण्य भूमि भी होनी चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे जो सावरकर का द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है और उसमें जिस तरह से उन्होंने भारत को परिभाषित करने की कोशिश की है और हिंदू राष्ट्र को परिभाषित करने की कोशिश की है कि ये राष्ट्र उनका है जिनकी मातृभूमि यानी जन्मभूमि भी यही होगी और पुण्य भूमि भी यही होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो वो विचारधारा है और वो ख्याल है जो एक विभाजनकारी ख्याल है, वहां से ये कविता जन्म ले रही है। और ये जन्म ले करके अब ये जो किशोर होते बच्चे हैं, जो अभी जिन्होंने किशोर होना शुरू किया है, वहां पहली कक्षा की जो छठी कक्षा है उसका पहला पाठ ही यहां से उसका परिचय वो लोग करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक है, तो इस कविता में कुछ भी लोकतांत्रिक नहीं है। अगर वो कह रहे हैं मूल्य के तौर पे कि हम समावेशी शिक्षा बनाना चाहते हैं, कम से कम ये कविता कह रही है कि हम समावेशी नहीं बल्कि एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ऐसी सोसाइटी जिसकी पुण्य भूमि भी और मातृभूमि भी भारत हो, और उनको हम मान रहे हैं उस मेरी की परिभाषा के अंदर। तो जितने आपने मूल्य गिनाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से और जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उससे, उसके आधार पर मुझे ये लगता है फौरी तौर पर कि ये कविता जो है वह कम से कम स्कूली पाठ्यक्रम में और स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान दिलाई है और वो काफी गहन विचार करने का मामला है कि जो मूल्य देखा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में, जो उससे पहले नीति में देखा गया, अगर पाठ्यपुस्तक उसके साथ नहीं है तो फिर तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। आपके उत्तर को सुन रहा था, उससे मुझे कुछ और ध्यान में आ रहा था। जैसे इस किताब का जो आमुख है उसमें पहली ही लाइन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना की अनुशंसा करती है, जिसके मूल में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है। इसमें दूसरी जो बात है कि ऐसी परिवर्तनकारी शिक्षण संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न विषयों की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। और जो
लास्ट में मल्हार के बारे में कह रहा है कि ये रचनाएं देश प्रेम के लिए हैं। इसका उद्देश्य है समावेशन, बहुभाषिकता, सांस्कृतिक जुड़ाव। ये आमुख में मल्हार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, समावेशी और सांस्कृतिक जुड़ाव। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि सांस्कृतिक जुड़ाव बन नहीं रहा है। इसका मैं दूसरा उदाहरण भी लूंगा। पहले मैं इस पुस्तक से, यह पुस्तक के बारे में भी एक आमुख के बाद है, उसमें कहा गया है, रेखांकित किया है जिन मूल्यों को, वह है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितियां, अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के विकास को ध्यान में रखते हुए परिवेशीय सजगता व आत्मीय संबद्धता का भाव पैदा होना। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आत्मीय संबद्धता, राष्ट्रीय मूल्य का विकास होना, और जो महत्वपूर्ण पदावली है वह है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो तथा वे भाषिक और प्राकृतिक, सामाजिक, पर्यावरण, खेल, कला, विज्ञान, पर्यटन और नीति के प्रति सचेत हो। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सामाजिक स्वास्थ्य, मैंने जो कहा उसमें आत्मीयता, आत्मीय संबद्धता के संदर्भ में आपका विशेष ध्यान दिलाऊंगा और सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिलाऊंगा। संस्कृति की समझ हो और भारत की लोकतांत्रिक प्रेम, भाईचारा इत्यादि मूल्यों का इसमें विकास होना चाहिए। तो पुस्तक स्वयं इस बात पर आमुख में और इस पुस्तक के बारे में जो कहा है वो इन मूल्यों को बार बार स्ट्रेस देकर कर रहा है। किताब में, केवल करिकुलम में नहीं, केवल नीति में नहीं, जो मल्हार किताब है जिसमें ये कविता मातृभूमि है, उसमें भी ये बात उसके आमुख में और इस पुस्तक के बारे में जो पंक्तियां हैं वो कह रहा है। लेकिन अगर मेरा ध्यान अगर वहां जाता है तो जितने प्रतीक हैं, आपने जो ध्यान दिलाया उसके बाद की पंक्तियों में जितने प्रतीक हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। ये सारे प्रतीक, ये जो मूल्य पुस्तक में है जिसकी मैंने चर्चा की, यह जो पुस्तक के बारे वाले में जो खंड में लिखा हुआ है, जिसमें वो जो जिस मूल्य की मैंने सामाजिक स्वास्थ्य की, लोकतांत्रिक मूल्य की, संस्कृति की, इसके साथ ही अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मैंने चर्चा की और जो करिकुलम की चर्चा की 2023 की, ये सब उनके साथ तो जाता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे प्रतीक, मिथक, महाकाव्य चरित्र, या अगर इनको ईश्वर भी मान लिया जाए, आप जिस फॉर्म में हैं उससे मुझे अभी यहाँ सावकार नहीं है, लेकिन सारा ये जो प्रतीक, मिथक, ईश्वर, महान व्यक्तित्व, ये बहुत सीमित समुदाय तक का जुड़ा हुआ है। और जबकि भाषा का, क्या हिंदी भाषा का क्या आप मान के चल रहे हैं कि हिंदी भाषा पढ़ने वाले खास समुदाय के होंगे या सबके होंगे? और अगर वो सबके होंगे तो उनका जो सांस्कृतिक जुड़ाव की जो पहले चर्चा हुई है इस किताब में के आमुख में, वो कहाँ गया? लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ गया? कोलैबोरेटिव रहने का मामला कहाँ गया? संयुक्तता कहाँ गई, जो कि करिकुलम में और नीति में और इस किताब में कहा गया है? तो ये तो एक संकीर्ण दुनिया रचती है, तो वो कैसे उनसे जुड़ेंगे, इस दृष्टि से मैं आप पर इस पर टिप्पणी चाहता हूं। प्रोफेसर राघवेंद्र, मुझे इस बात का बहुत खुशी है और जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात से कि आप जो नीति, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक, इन तीनों में एक संगति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको ये बात मुझे लगता है कि समझ में आएगी कि नीति और पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें, उनमें अगर संगति नहीं है तो फिर शिक्षा में जो असंगति है उसका होना तय है। तो जो है इस कविता के संदर्भ में आपने बिल्कुल सही बात कही
और सही जगह पर आपने उंगली रख दी है कि इस कविता में जिन प्रतीकों के जरिए आप भारत के साथ जुड़ाव की बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने पिछली बार कहा कि आप जिस तरह से मेरी को परिभाषित कर रहे हैं कि मेरी मातृभूमि कौन सी है, जो मेरी पुण्य भूमि भी है। तो अब एक मुस्लिम बच्चा जो है भारत में जन्मा हुआ हो सकता है, तो उसकी मातृभूमि तो भारत है, लेकिन ये कविता कहती है कि उसे दूसरी शर्त भी पूरी करनी है, और वो दूसरी शर्त क्या है कि उसकी पुण्य भूमि भी भारत होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि अगर ये कविता जो है राष्ट्रीयता, देश प्रेम का भाव, जो कि आपने सवाल में पूछा और जो आमुख में लिखा हुआ है, अगर वो बात जो है इन दोनों को एक साथ लेके चलती है कि देश प्रेम और मेरा देश, मेरा भारत देश वो है जहां मैं जन्म भी लिया हुआ हूं और मेरी पुण्य भूमि भी वो है, तो फिर ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात कहता है, एक बहुत खतरनाक विचार है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि कक्षा के अंदर ही बच्चे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी जो पुण्य भूमि है वह भारत नहीं है, तो तुम्हारा जुड़ाव जो है भारत के साथ संदिग्ध है, या हम नहीं मानते हैं कि तुम्हारा जुड़ाव भारत के साथ हो सकता है, क्योंकि जुड़ाव के आपने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए हैं और दोनों पर आपने बला बली से जोड़ दिया है। बल्कि मैं ये कहूंगा जिन रूपकों की बात आपने कही है, जिन प्रतीकों की बात आपने कही है, उसमें तो जो पुण्य भूमि वाला ख्याल है वो ज्यादा उभरा हुआ है और जन्मभूमि वाला ख्याल जो है वो कमजोर है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आत्मीय संबद्धता का भाव है कि मैं जो है आपस में हम जुड़ाव महसूस करें, हम में विश्वास पैदा हो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, है ना, तो हम एक दूसरे को शक की निगाह से न देखें। तो अगर इस फ्रेम में आप जो है राष्ट्रीयता को और देश प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये जो बात है ये भाईचारे के लिए या लोकतंत्र के लिए या जो आपके संवैधानिक मूल्य है उनके लिए या आत्मीयता के लिए जो है वो किसी भी रूप में सही है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो कविता है, कवि ने ये बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि ये आप एक पाठ के तौर पे पढ़ रहे हैं। अब अगर मान लो कि कोई कहे कि ये कविता तो आपने केवल चर्चा के लिए रखी है और ये चर्चा हो सकती है, तो फिर हमें इस पाठ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी दृष्टि डालने की जरूरत पड़ेगी कि क्या वहां पर इन्होंने इस कविता के इस विचार को, जिसमें जो है मातृभूमि और पुण्य भूमि का ख्याल एक साथ आ रहा है और जिसके आधार पर ये देश के साथ जुड़ाव को परिभाषित कर रहे हैं, इस विचार के साथ प्रश्न जो है वो टकराने वाले हैं कि नहीं, इसको खंडित करने वाले हैं कि नहीं, इसको डिकोड करने वाले हैं कि नहीं। यानी एनसीईआरटी क्या इस विचार के साथ विद्यार्थियों को टकराने के काबिल बनाना चाहती है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रश्नों में और गतिविधियों में एनसीईआरटी ने इस कविता के साथ कैसा व्यवहार किया है। लेकिन जो है, अगर मैं ठीक हूं तो इस पाठ पर जो प्रश्न और अभ्यास बनाए गए हैं वे इस कविता के इस भाव को एंडोर्स करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, न कि विद्यार्थियों में इस कविता को डिकोड करने और इसके प्रति समझदारी पैदा करने की जो है वह कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं से भी ऐसी स्थिति में जो है, अगर ऐसे पाठ हैं हमारे पास, तो हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो स्वस्थ है, जो प्रेमिल है, जिसपे सद्भाव है ना। लेकिन इसके बरक्स हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं अगर हम इसका असर विद्यार्थियों पर पड़ता है जो शक कर रहे हैं, जो प्रेम करने से डर रहे हैं, जो विश्वास करने से डर रहे हैं, जो पास बैठने से डर रहे हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि अगर वो जो आमुख है इस किताब का, वो अगर सामाजिक स्वास्थ्य की बात कह रहा है और जुड़ाव की बात कह रहा है, इस कविता के जरिए कम से कम आप ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके उलट संदेश दे रहे हैं। यानी कि आपकी बात से जो बात निकल रही है कि अगर रचनाओं को
हिंदी साहित्य जगत से फेंका नहीं जा सकता, और आप अगर चाहते भी हैं कि टेक्स्ट बुक में दें तो उसका जो ट्रीटमेंट है, पेडागोजिकल इंगेजमेंट है, जो सवाल, अभ्यास, चिंतन के जरिए होना चाहिए था, जो कि उसको दरकाता, तार्किक बनाता, कंटेंट को देखने की क्षमता, तार्किकता, विवेकशीलता के साथ देता, उस अवसर का न सृजन करके, उनको नकार के, उनको मौका न देकर आप एक तरह के कन्फर्मिस्ट किस्म के पाठ के साथ ही जाने, तो ये अनजाना में लगा हुआ प्रयास उतना नहीं लगता है, क्योंकि पेडागोजिकल इंटरवेंशन नहीं है। या तो शैक्षिक चिंतन की कमी हो सकती है, या फिर यह कोई एक बृहत्तर ताने बाने का एक परिणाम हो सकता है। क्या कोई एनसीईआरटी की किसी और किताब में इस ताने बाने का, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि पेडागोजिकल इंटरवेंशन न करके ये स्टेटस कोइस्ट हो गया, उस पाठ के लिए कन्फॉर्मिस्ट हो गया, उसको यथा स्थिति स्वीकार करने और बल्कि उसके संदेश को मजबूत देने का ही साधन दे रहा है, तो क्या इसका वितान आपने अगर देखा हो किसी और किताब में, देखने को आपको मिलता है क्या इसका उदाहरण, जिससे कहा जा सके कि यह एक बृहत्तर ताने बाने का प्रगटीकरण है? राघवेंद्र जी, जो बात आप पूछ रहे हैं, इसके हो सकता है कई और सबूत हो। जो शक आप जाहिर कर रहे हैं कि इस कविता से जो भाव भूमि बनाई जा रही है, जो समझ बनाई जा रही है, अगर उसको, जिसको रिसर्च में ट्रायंगुलेशन कहते हैं, अगर हम वो ट्रायंगुलेशन करने की कोशिश करें, हम जानने की कोशिश करें कि क्या ये जो है एक अनायास हो गया होगा या यह एक सायास प्रयास का हिस्सा लगता है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो एनसीईआरटी की जो नई किताब है सोशल साइंस की, 7वीं कक्षा की, उसमें एक चैप्टर है, उस जो चैप्टर नंबर 8 यानी 8वां चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है जिसमें ये कहा गया है कि जो भौगोलिक जगह है यानी भूमि है, वह पवित्र कैसे बनती है। तो उसमें जो है कई पवित्र स्थानों के, हिंदुओं के, बौद्धों के, सिखों के कई पवित्र स्थानों की चर्चा की गई है और काफी डिटेल में की गई है। लेकिन आपको ये बात देख करके, पढ़ करके हैरानी होनी चाहिए कि केवल वहां पर अजमेर शरीफ का जिक्र भर है कि मुसलमानों की एक पवित्र जगह के तौर पर अजमेर शरीफ को दर्ज किया गया है। अजमेर शरीफ क्या है, उसकी कथा क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है। जबकि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थान है और सिख धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थान है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थान है, जैन धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थान है, यानी कि वही बात जिनकी पुण्य भूमि भारत है उस पर डिटेल से बात की गई है, और जिनकी पुण्य भूमि भारत नहीं मानी गई, सोहनलाल द्विवेदी की कविता में उन पर कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि वो नोटिस पे लाने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे कोई पुण्य स्थान उनके भारत में है भी तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ये एक संकेत जरूर देता है, जो आपके सवाल में भी मुझे मतलब लगता है कि जिस तरफ समझने के लिए ले जा रहा था कि ये कोई अनायास चीज नहीं है, कि ये सायास प्रयास है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान है उनकी डिटेल करने के लिए आपके पास अवकाश है, आपके पास जगह है, सामर्थ्य है, समझ है, सामग्री है, और आपने उस पर जो है मेहनत की, तो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान भारत में हैं उन पर भी आप बात कर सकते थे, या ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान है उन पर भी आप बात कर सकते थे थोड़ी डिटेल में, लेकिन आपने सिर्फ उनका नाम भर लेकर के छोड़ दिया है। तो इसलिए अभी मैं इतना तो नहीं कह सकता कि जो है ये बहुत संगठित प्रयास का हिस्सा है, लेकिन अगर आप इस कविता और 7वीं कक्षा के इस पाठ को एक साथ पढ़ें, सोशल साइंस के इस पाठ को एक साथ पढ़ें, तो शक जरूर होता है कि यह एक व्यापक संगठित सोच का परिणाम हो सकता है। मतलब कि एक
खास तरह के समुदाय के लोगों की जब चर्चा हो रही है तो गाड़ी बहुत धीमी चलती है, पैसेंजर ट्रेन पर चलती है, हर एक हॉल्ट पर रुकती है और उसका पूरा विस्तार दिखा रही है, अगर मैं रूपक में कहूँ तो जी। और दूसरी जगह पर जब आती है जो कि मेजोरिटेरियन नहीं है, बहुसंख्यक नहीं है, वो वहां पर गाड़ी सुपर फास्ट ट्रेन में चली जाती है और दृश्य देखने का मौका ही नहीं मिलता, न तफसील नजर आती है, न विवरण। तो यह भी एक कहा तो नहीं जा सकता सीधे तौर पर यह साबित करने के लिए, क्योंकि उसके लिए शायद बृहत्तर आंकड़े की जरूरत है, लेकिन यह भी एक पेडागोजिकल टूल हो सकता है किसी को प्रमुख बनाने, किसी को मुख्य बनाने, किसी को दोयम दर्जे के बनाने, द्वितीय दर्जे के नागरिक और प्रथम दर्जे के नागरिक। इसी से एक सवाल उपजता है कि अगर इसी तरह के पाठ हों तो ये जो आमुख में कहा गया है, इस पाठ से गुजरते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया और ये इस पुस्तक के बारे में कहा गया, पाठ्यचर्या में कहा गया, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य की मामला है, भारतीय संस्कृति का मामला है, देश प्रेम का मामला है, इसका दायरा तो बहुत सीमित हो जा रहा है, बहुत संकुचित हो जा रहा है। किस तरह का राष्ट्र प्रेम, किस तरह की भारतीय संस्कृति, किस तरह की भारतीय परंपरा कहाँ जाकर वो रुक जाती है, किनके संदर्भ में वो रुक जाती है। तो ये तो एक भारतीयता का और भारतीय संस्कृति का, सहयोगपूर्ण जिंदगी का, सामंजस्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का बहुत ही नैरो विजन है और इससे सामाजिक स्वास्थ्य बनने का तो मामला दूर, ये तो बिगड़ जाने वाला मामला है। अगर इसी तरह के पाठों से विद्यार्थी गुजरते हैं तो वो किस प्रकार का नागरिक बनेंगे, किस प्रकार के समाज में एक दूसरे के साथ रहने वाले होंगे। इस तरह के प्रभावों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि देश जब आजाद हुआ था उस वक्त से ही हमने शिक्षा को बहुत उम्मीदों की नजर से देखा था और शिक्षा का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें नागरिक बोध पैदा करना और नागरिक का विकास करना एक बहुत ही बड़ा और बहुत पवित्र किस्म का उद्देश्य रहा हमेशा से। लेकिन जो है, अगर हम एक उद्देश्य रख रहे हैं कि हमें नागरिक बोध पैदा करना है, नागरिक के रूप में विकसित करना है विद्यार्थियों को, और जब हम नागरिक के रूप में विकसित करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, जो संवैधानिक नैतिकता है, उसके गुणों के हिसाब से हम विकसित हो रहे हैं। वो एक खास तरह की जो समझ है और खास तरह का माहौल है और खास तरह की जो नैतिकता है उसकी मांग करता है। अगर इस तरह की पाठ्य सामग्री होगी तो हमारे पास ना तो नागरिक बोध होगा और ना हमारे पास ऐसे नागरिक होंगे जिनके आधार पर हम ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जिसका सामाजिक स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा हो, है ना। अगर हम एक दूसरे को कुटिलता के निगाह से देखेंगे, उससे दोयम निगाह से देखेंगे, क्योंकि इस कविता में जो है एक दिक्कत और है। दिक्कत ये भी है कि अगर मैं इसे जेंडर के लेंस से समझने की कोशिश करूं तो जब आप ये कह रहे हो कि जिनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है ना, तो वो उस मेरी की परिभाषा में नहीं आता। वो जो माई है ना, उसकी परिभाषा में वो नहीं आ रहा है। अब हम जानते हैं कि शादी के बाद जो स्त्रियां हैं वह अपने मायके से माइग्रेट करके ससुराल आ जाती हैं। अगर किसी ने विवाह करके कोई विदेश से, किसी दूसरे देश से महिला हमारे यहाँ आई हैं और वो लंबे समय तक यहाँ रह रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये कविता जो है उसके देश प्रेम को, मिट्टी के साथ उसके जुड़ाव को हमेशा से ही जो है वो प्रश्नांकित करके रखेगी, उसको शक के दायरे में रखेगी। तो जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी हमको ये बात देखने की जरूरत है। अब इसको उलट करके भी हम देखें कि अगर ये ख्याल जो है दुनिया के दूसरे हिस्सों में चला जाता है, और हम जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग हैं जो देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और वहां की नागरिकता वो ले चुके हैं, तो क्या ये कविता जो है भारत के उन लोगों की जीना हराम कर सकती है उन देशों में, क्योंकि वहां उनकी जो निष्ठा है
उस देश के प्रति, वो सवालों के घेरे में रहेगी हमेशा, क्योंकि ये कविता जिस तरफ ले जा रही है विद्यार्थियों को, तो हमें अपने विद्यार्थियों को वहां भी समझाने की जरूरत है कि भारत के लोग अपनी सामर्थ्य के आधार पर देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। तो ये कविता कह रही है कि अगर वो वहां है, कोई कनाडा में है, तो कनाडा में उस व्यक्ति की पुण्य भूमि नहीं है, तो वो शक के दायरे में है। तो ये बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी बहुत छोटे समूह को एड्रेस कर रही है। इसमें कोई व्यापक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या मानवीय मूल्य जो है कतई नहीं दिखाई दे रहा है। आपके उत्तर से लगता है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की कविता तो हो सकती थी, हो भी सकती है, क्योंकि उसकी भावभूमि छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। लेकिन जब ये भाषा सीखने सिखाने के तौर पर, पाठ्यपुस्तक के तौर पर आप जब बनाते हैं इसको, तो एक बृहत्तर संदेश जाता है और एक बृहत्तर मूल्य जाता है। उसके हिसाब से अगर ये पाठ आता भी अगर, क्योंकि वो एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं, तो वो हस्तक्षेप जरूर पेडागोजिकल होना चाहिए था, जिससे आप जिन मूल्यों के, जेंडर के मामले जो उठा रहे हैं और जो अलग अलग समुदायों से संबंधित लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में, और स्वयं उन पर नहीं, एक तो ये बात हो गई कि वह दूसरों के लिए क्या नजरिया देगा, वैसे जिसकी पुण्यभूमि नहीं है। और एक तो केवल ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए हानिकारक होगा, उनके लिए नकारात्मक होगा जिनकी पुण्यभूमि नहीं है, बल्कि एज ए इंसान जिनमें यह ख्याल आ रहा है कि यह उन्हीं की होगी जिनकी पुण्यभूमि है, यह उस इंसान का भी बृहत्तर रूप का लघुकरण है। उनको भी छोटा कर देना है, उनकी भी चेतना को छोटा कर देना है। यह केवल दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाने वाला, उसकी कम नागरिकता को कम करने वाला नहीं है, बल्कि एज ए नागरिक जिसका विराट दर्शन होना चाहिए था, एक विवेकशील, तर्कशील भावभूमि जिसकी बड़ी होनी चाहिए थी, वो भी तो यहाँ छोटी हो रही है। उस व्यक्ति विशेष को भी जिसकी पुण्य भूमि है, जो कहीं से भी मार्जिनलाइज नहीं है, ना स्त्री होने की वजह से और ना ही पुण्य भूमि और कर्म भूमि की एकता भंग होने की वजह से, एक रास्ता उसमें एक समानता भंग होने से, वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ है, वो दोनों सब में समान है। बावजूद इसके उसका तो लघुकरण कर रहा है। वो बृहत्तर इंसान कैसे बनेगा? कुंवर नारायण सिंह की कविता है कि अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। ये तो एक जो बड़ा विराट चिंतन है, यह भी इससे बाधित होता है। आपका क्या ख्याल है? दरअसल ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, यही बड़ा सवाल है और यही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं एक घर में पैदा हुआ, मैं एक घर में पल रहा हूँ। मेरे माता पिता की, मेरे परिवार की, मेरे पड़ोस की एक समझ है, लेकिन हमने विद्यालय खोले, हमने स्कूल खोले और उसका एक स्वप्न बुना कि वहां जाएंगे तो वो जो आपका, अगर मैं रूपक लूं कुंवर नारायण का, कि मैं बेहतर होकर के लौटूंगा, लेकिन एक कविता उसको बेहतर नहीं बना रही है, बल्कि जो है एक को तो वो बहुत सीमित बना रही है, बहुत लघु बना रही है, और दूसरे को वो दोयम दर्जे का बना रही है जिसकी पुण्य भूमि यहाँ नहीं है। तो आपने कहा था कि हम उसको जो है संवैधानिक मूल्यों से लेस करेंगे जब वो स्कूल जाएगा। तो जब वो संवैधानिक मूल्यों से लेस होगा या लेस होगी तो बेहतर बन करके आएगी। अगर हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि हमें अपनी कंसाइंस के हिसाब से चीजों को मानने का और उसका प्रचार करने का हक है। अगर मेरी कंसाइंस ये कहती है कि ईश्वर है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, वो एक झूठ है, तो फिर मेरी कंसाइंस के लिए इस कविता में कहाँ जगह है? और अगर मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जो कि किसी ईश्वर को मानता है, किसी खुदा को मानता है, किसी गॉड को मानता है, अल्लाह को मानता है, और मैं स्कूल गया, लेकिन उसके बाद भी वो बेहतर होकर के मैं नहीं लौट रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो बैठा हुआ बच्चा है, वो बच्चा जो है वो तो किसी ईश्वर में भरोसा नहीं करता है, तो वो मेरी कल्पना में फिट नहीं हो रहा है।
ये कविता उस कल्पना को में फिट होने से रोक भी रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि मैं ऐसे बच्चे से जब मिलता, ऐसे लोगों से मिलता या नहीं भी मिलता, तो भी मेरी चेतना को स्कूल जो है बेहतर करके भेजती। तो आपने सही रूपक का इस्तेमाल किया है कि हमने स्कूलों से ये उम्मीद की थी कि हम बेहतर इंसान बनाएंगे, लेकिन जो कविता जिस पर हमने आज अपनी चर्चा का समय लगाया, वो दरअसल उसको बेहतर नहीं बना रही, उसे बहुत लघु, बहुत छोटा बना रही है, बहुत बहुत जो है ऐसा बना रही है जो दूसरों को अपने समाहित करने से हमेशा हिचकिचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र। आपने बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव दिए सोचने का, और इस न केवल इस कविता का बल्कि इस कविता के जरिए एक बड़े विमर्श को, एक बड़े तरह के ताने बाने को समझने का, किताब को समझने का, और इस तरह की समझ से अन्य अन्य पाठों को देखने की भी मदद मिलेगी। केवल यही नहीं कि हिंदी की किताब, बल्कि आपने दूसरी किताबों की चर्चा थी, सोशल साइंस की भी दी। तो इस तरह से हम अंतर वैषयिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में भी आपकी चर्चा के जरिए उनमें प्रवेश पा सकते हैं। उनके शिक्षण शास्त्रीय और संवैधानिक मूल्य शास्त्रीय समीक्षा कर सकते हैं। हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको इस चर्चा से फायदा पहुंच रहा होगा, आपको यह उपयोगी लग रहा होगा। अगर आपको यह उपयोगी लग रहा है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में यह भी बताएं कि क्या इस तरह का विषय आपको मौजूद लग रहा है और इस विषय के संदर्भ में ये चर्चा को और बढ़ाना चाहते हैं। अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो किन विषयों पर बात करना चाहते हैं, कौन से चैप्टर पर बात करना चाहते हैं, अगर आप यह टिप्पणी में लिख कर दें तो हम उत्साहित होंगे और हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अगले सुगंध के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। सब्बा खैर, अलविदा।